बीएसटी का चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे हम आपको, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमारी 4 फॉर्म्स थी। अब बार बार तो पुरानी बातें करके कोई फायदा नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं जहां हमें पहुंचना है। सोल प्रोप्राइटर डन, एचयूएफ डन, पार्टनरशिप डन। और हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास में, दैट इज कंपनी। हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। और बेटा जी कंपनी में, आई होप स्क्रीन विजिबल है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के टाइप्स हम पढ़ चुके थे और हमारी क्लास में चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी कैसे बनती है। तो मैंने आपको बोला था कि कंपनी 4 स्टेजेस में बनती है, और जिसमें से सबसे पहली स्टेज होती है बेटा जी प्रमोशन। तो प्रमोशन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सबसे पहली स्टेज प्रमोशन होती है। प्रमोशन प्रमोटर करता है, उसके लिए हम प्रमोटर को अपॉइंट करते हैं। और क्या पढ़ाया था याद करो, प्रमोटर क्या क्या काम करता है। हाँ, प्रमोटर टोटल कितने काम करता है, 4 में से सबसे पहला काम होता है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें वो इकोनॉमिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल तीनों स्टडी करता है। नेम का क्या लाके देता है, चलो फटाफट से कुछ कुछ बताओ, नेम का क्या लाके देता है, अप्रूवल कहाँ से, आरओसी। शाबाश, आरओसी से। और आपका नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक। यूनिक। किसी से भी बिल्कुल भी मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप नाम के लास्ट में क्या लगाओगे, लिमिटेड। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के लास्ट में क्या लगाओगे, प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे काम प्रमोटर कर देगा। नेम अप्रूवल के बाद बेटा जी तीसरा काम प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और सारे प्रोफेशनल्स को भी, हाँ सारे प्रोफेशनल्स को भी वो अपॉइंट कर देगा। मैंने लाइन इसलिए खींची थी कि स्टेज 1 खत्म हो गई है, और स्टेज 1 खत्म होने के साथ साथ आपकी कंपनी बनने का सारा जो मटेरियल है वो रेडी हो गया है। मैंने बोला था कि तैयारी रेडी हो गई है, आपको अगर मेरे वर्ड्स याद हो कि तैयारी रेडी हो गई है, लेकिन बारात जाना अभी बाकी है। तो बारात कहाँ जाएगी, आरओसी के ऑफिस, है ना, क्योंकि सारा तैयारी व्यारी तो कर चुके हैं। अब हम आरओसी के ऑफिस जाएंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने, वर्ड्स को याद करो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने हम आरओसी के ऑफिस में जाएंगे। और 2 चीजें लेकर जाएंगे बेटा जी, डॉक्यूमेंट्स और फीस। फीस जरूर लेकर जानी है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके सामने है, दैट इज एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, और इसको देखने वाला आउटसाइडर होता है। ये बनाना कंपलसरी होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसमें 6 क्लॉजेज आते हैं, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एओए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बेटा जी पूछ सकते हो, इसलिए मैं आपको ये सब दोबारा दिखा रही हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। ये इनसाइडर्स के लिए होता है, और इसका सब्स्टिट्यूट है टेबल एफ। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो तो आप कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ फॉलो कर सकते हो। तीसरा, डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए, रिटर्न कंसेंट चाहिए कि सारे डायरेक्टर्स एग्री है डायरेक्टर बनने के लिए। अगर किसी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी लगाना पड़ेगा। और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो चुकी हैं। और साथ में फीस, ये सब कुछ आप आरओसी के ऑफिस में जब जमा करोगे तो आरओसी वाला, इसको बोलो, वर्ड बोलो, इसको क्या करेगा बेटा जी, वेरीफाई। अब आप बोलो, इसको क्या करेगा, वेरीफाई। क्या मतलब होता है वेरीफाई करने का, चेक कर देना। चेक करना। तो आरओसी सब कुछ चेक करेगा, और अगर उसे सब कुछ जेन्युइन लगेगा तो वो बेटा जी आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आप बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर दिया जाएगा, और इसी के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अगर मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊं, तो मेरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की मैं आपको 2 स्टेजेस पढ़ा चुकी हूँ। एक सबसे पहली स्टेज प्रमोशन, एक सेकेंड, एक हमने इसकी सबसे पहली स्टेज पढ़ी, दैट इज प्रमोशन। टॉपिक चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक हमने इसकी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, दैट इज प्रमोशन, कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास में, आज भी यही चलेगा।
सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज 1, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन प्रमोटर करता है जिसमें वो 6 काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज 2, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में आपकी कंपनी फाइनली रजिस्टर्ड हो जाती है। और बेटा जी इनकॉर्पोरेशन के बाद मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी 2 बातें। वो 2 बातें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो आपको इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो। अब आप मुझे फटाफट से बताना, क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है? टेक योर टाइम एंड टेल मी, क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है? नहीं। ये है ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ जी। रजिस्टर्ड हो चुकी है। कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। जिसके लिए आपने कौन से ऑफिस में विजिट किया था? फटाफट से कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। आरओसी। और आपने बहुत सारे शिवांश क्या जमा किए थे? डॉक्यूमेंट्स। और उमंग साथ में क्या जमा करी थी? फीस। और वृंदा आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अपने दिमाग में सेट कर लो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आरओसी वाला आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे चुका है। अब सवाल ये उठता है कि दीदी जब रजिस्टर्ड हो चुकी है तो कंपनी तो बन चुकी है और आप कह रहे हो कि अभी 2 स्टेजेस और बची है। तो वो 2 स्टेजेस क्या है बेटा जी? स्टेज 3 है, आप भूल गए, कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, आपने ही तो कहा था। और अनलिमिटेड मेंबर होते हैं और कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है। तो अभी शेयर्स इशू करने रह गए ना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब अगर मैं आपको आपकी छोटी सी भाषा में समझाऊं तो सिर्फ इतना होता है कि पब्लिक को मौका देना पैसा लगाने का, कि पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाए। क्योंकि कंपनियों में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, तो अगर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है तो कंपनी को कैपिटल सब्सक्राइब करनी पड़ती है। कैपिटल, यू ऑल अंडरस्टैंड, मनी। और सब्सक्राइब मतलब लोगों से मांगना। दोबारा सुनो, कैपिटल मतलब पैसा और सब्सक्राइब करना मतलब लोगों से पैसा मांगना। तो अब कंपनी लोगों से पैसा मांग रही है कि जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। दरवाजे खुल गए हैं। इससे पहले तो दरवाजे खुले ही नहीं थे क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। तो जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी तो लोगों से पैसा थोड़ी मांग सकती थी, लेकिन अब तो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो इसलिए कंपनी लोगों से पैसा मांग सकती है। अब मुझे सोच के बताना, कंपनियां 2 होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक में होगा ये। हाँ, कौन सी कंपनी लोगों से पैसा नहीं मांग सकती है? प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा नहीं मांग सकती और पब्लिक कंपनी मांग सकती है। वेरी गुड, मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी नाइस। तो पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा मांग सकती है बट प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा नहीं मांग सकती है। तो बेटा जी मैंने यहाँ स्पेस इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी लिखना था कि प्राइवेट कंपनी यहीं पे बन जाती है। यानी दीदी प्राइवेट कंपनी 2 ही स्टेप्स में बन जाती है? हाँ जी बच्ची, प्राइवेट कंपनी 2 ही स्टेप्स में बन जाती है। अब हम आगे किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो लोगों से पैसा मांगती ही नहीं है। तो जब प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा मांगती नहीं है तो उसको 3rd स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझिए, आपने खुद ही बोल दिया कि ये वाला काम तो सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही होगा, आंसर आ गया था। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला काम कौन सी कंपनियां करती हैं? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो 2 ही स्टेज में बन जाती है। अब पब्लिक कंपनी कैपिटल सब्सक्राइब करेगी और जब कैपिटल सब्सक्राइब करेगी बेटा जी तो कंपनी जो है वो क्या इशू करेगी? शेयर्स। बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स। 2, आप क्या बता सकते हैं किसको इशू करेगी? मैं फटाफट हाँ, पब्लिक। किसको इशू करेगी शेयर्स? पब्लिक को। लेकिन बेटा जी इसका एक प्रोसेस है, अब आपको वो प्रोसेस सीखना है क्योंकि वो पिछली बार पेपर में आया था। प्रोसेस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन अच्छे से सीखना, ध्यान से, जहां समझ में ना आए बता देना।
प्रोसेस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अब फाइनली जो ये प्रोसेस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन कि कंपनी जो कंपनी है अब वो पब्लिक से पैसा रेज करने जा रही है, यानी कि पब्लिक से पैसा लेने जा रही है। तो जब पब्लिक से पैसा लेने जाएगी कंपनी तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा जी सेबी का अप्रूवल। सबसे पहला स्टेप है सेबी का अप्रूवल। अब ये सेबी कौन होता है दीदी, और इसका अप्रूवल क्यों चाहिए? सेबी होता है बेटा जी सिक्योरिटीज, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अगर आपको कैपिटल सब्सक्राइब करनी है और आपको ये पैसा किससे मांगना है? पब्लिक से, तो आपको इतनी आसानी से नहीं मांगने देंगे, है ना। ऐसा ना हो कि आप पब्लिक से पैसा मांगो और फिर छू मंतर गायब हो जाओ, फिर आपको पब्लिक ढूंढ रही है कहाँ गए, फिर पब्लिक आरओसी के ऑफिस में जा रही है कि ये कैसी कंपनी रजिस्टर्ड करी है तो फ्रॉड निकली। तो सोचो गवर्नमेंट के ऊपर कितना ऑब्लिगेशन है, कितनी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जब कंपनियां पब्लिक से पैसा मांगती हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है सेबी का अप्रूवल। व्हाट इज सेबी का अप्रूवल? सेबी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप समझ ही गए हो, ये एक बोर्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और बेटा जी यही रेगुलेट करता है, मतलब कि चलाता है। क्या चलाता है? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स को यही चलाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जब आप शेयर इश्यू करके पब्लिक से पैसे मांगने जा रहे हो तो सबसे पहले भगवान जी की परमिशन लेनी है, और वो है सेबी। तो सेबी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंदर सारे शेयर की सेल परचेज चलती है। तो आपको सबसे पहले इससे परमिशन लेनी है कि जी मैं शेयर इश्यू कर लूं, तो आपको सबसे पहले सेबी का अप्रूवल चाहिए। यहां तक क्लियर हूं मैं? आगे बढ़ जाऊं। सेबी के अप्रूवल के बाद बेटा जी आप कंपनी हो और आप पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहे हो, और क्योंकि आप पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहे हो तो जरूरी तो है नहीं कि पब्लिक एकदम से आपको पैसा देगी, है ना। आप भी समझते हो कि क्या गारंटी है कि पब्लिक आपको एकदम से पैसा देगी। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? चलो पहले आप एक ओपिनियन आप दो, क्या कंपनी को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी? किस चीज की एडवर्टीजमेंट? कंपनी की क्या एडवर्टीजमेंट करूं? आप बिल्कुल कंपनी सही कह जिस रहे हो। चीज में डील करता है, कंपनी जिस चीज में डील करता है, कंपनी को कौन कौन से बड़ी हस्तियां कंपनी के साथ जुड़ी हैं, है ना, इससे भी थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। जैसे मैं बोल दूं अरे मेरे साथ मेरी कंपनी के एक शेयर रतन टाटा ने ले लिया है, चाहे एक ही शेयर लिया हो, लेकिन मेरी तो इमेज बन गई ना, अरे एक शेयर रतन टाटा ने लिया है, तो ऑटोमेटिकली और लोग भी लेंगे। तो आपको अपनी कंपनी की थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है कि लोग अट्रैक्ट हो कि हाँ यार मुझे भी इस कंपनी का शेयर चाहिए। अब मान लो आपकी कंपनी के 10 शेयर ले लिए अंबानी ने, तो आपके तो मजा आ गए, आप तो सबसे पहले अपनी उसकी फोटो लगाओगे कि जी मेरे शेयर इस बंदे ने लिए। तो यू हैव टू डू सच थिंग्स कि आपकी कंपनी कहाँ गई, किसने रजिस्टर्ड करी, क्या कोई बड़ी हस्ती उसके साथ जुड़ी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो सेबी के अप्रूवल के बाद आपको बेटा जी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ये अभी आपको पता नहीं होगा क्या है, अभी मैं एग्जांपल दूंगी आप एकदम खुद ही समझ जाओगे। प्रोस्पेक्टस नहीं होता पतली सी किताब, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, गाड़ी लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, तो आपको वो पतली सी पैम्पलेट सी दे देते हैं, बुक सी, कि आप इसको पढ़ लो। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। तो आपको कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस इशू करना मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। स्कूल वाले नहीं करते, जिसे आप ब्रोशर भी बोलते हो, कुछ लोग ब्रोशर्स भी बोलते हैं। बस ब्रोशर थोड़ा सा कागज में हो जाता है, प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा बुक की फॉर्म में होता है, 5-6 पेजेस होते हैं, लिखा होता है। जब आपने स्कूल में नया एडमिशन लिया होगा तो आपको स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस मिला होगा, फ्रंट पेज पे स्कूल की बड़ी सी फोटो, फिर खोलेंगे तो उसके फाउंडर कौन थे, उनका मैसेज होता है, फिर प्रिंसिपल का मैसेज हो गया, फिर थोड़े से स्कूल की अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा। मतलब अच्छे से उसको बना दिया जाता है कि जो भी उसको पढ़े वो एकदम अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये तो बढ़िया है। तो एडवर्टीजमेंट की जाती है, और जैसा कि आपने बोला क्यों की जाती है? टू अट्रैक्ट पब्लिक। चलो अब आप मुझे बताओ, क्लियर है? सबसे पहले आपने किसका अप्रूवल लिया? सेबी का।
फिर आपने एडवर्टीजमेंट करी, पब्लिक को अट्रैक्ट किया। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, फटाफट से सोचो, जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, क्या ये खबर पब्लिक तक पहुंच जाएगी कि आप शेयर इशू कर रहे हो? सोच लो। नहीं दी। नहीं दी। चलो तो ठीक है, जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे और ये नेट वेट पे आपने डाल दिया, न्यूज़पेपर पे डाल दिया, क्या अब ये खबर पहुंच जाएगी पब्लिक तक कि आप शेयर इशू कर रहे हो? डन? यस दी। पहुंच हाँ जाएगी। जी। तो बेटा जी, जी जब पब्लिक के पास ये खबर पहुंचेगी कि आप शेयर इशू कर रहे हो, तो पब्लिक क्या करेगी? बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सोच के आंसर दो। जैसे मान लो मेरे को पता चल गया कि आपकी कंपनी शेयर इशू कर रही है, बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि बेटा जी आपकी नई और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो और जानने की कोशिश करेंगे और अप्लाई करेंगे। एक छोटी सी बात लेते हैं, देखो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो तो इग्नोर कर देंगे कि जी हमें क्या, इससे बंद करो, फेंको, हमें क्या करना। लेकिन देयर मस्ट बी सम पीपल हु विल बी इंटरेस्टेड कि हाँ क्या है, चलो देखते हैं। तो फिर वो गूगल पे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, अच्छा ये कंपनी खोल रहा है। आपने भी अपना एमओए डाल रखा होगा कि मैं इस प्लानिंग के साथ आया हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कंपनी जब इंसान खोलता है तो दे हैव सो मेनी आइडियाज। अगर आप भी बेटा जी कोई कंपनी खोलोगे तो आप भी तो यही कहोगे, जी मैं इस चीज के साथ आया हूँ और इसका तो कोई फेलियर है ही नहीं और ये मेरी कंपनी हिट हो जाएगी। तो ऐसे आप पब्लिक को अट्रैक्ट करोगे कि मैं बहुत बढ़िया चीज करने जा रहा हूँ। तो जब आप पब्लिक को अट्रैक्ट करोगे तो जो लोग इग्नोर करेंगे उन्हें तो छोड़ो, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो बेटा जी आपके शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। आगे की बात करते हैं ना, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, और जब वो लोग आपके शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप क्या करोगे? अपना सारा काम धाम छोड़ के उनके शेयर्स गिनोगे? सोचो क्या करोगे? जब लोग शेयर्स के लिए अपॉइंट करेंगे, जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो मैं इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं शेयर के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो आपको तो और भी बतेरा काम है, आपने कंपनी खोली है, आप पे तो बहुत सिरदर्दी होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप खुद देखोगे कि कौन शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या किसी को अपॉइंट करना चाहिए? किसी को अपॉइंट कर लेना चाहिए। किसी को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि बेटा जी आई डोंट हैव टाइम कि मैं यही देखूं, अरे इसने अप्लाई किया, उसने अप्लाई किया, अरे मुझे बहुत काम है भाई। तो इसलिए जब मैं कंपनी खोल रही हूँ मुझे बहुत काम है, तो जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करती हूँ, एडवर्टीजमेंट करती हूँ, पब्लिक को अट्रैक्ट करती हूँ, तो पब्लिक अप्लाई करेगी। अब मुझे पता है कि भीड़ आने वाली है, तो मुझे इसीलिए पहले से ही अपॉइंट कर देने चाहिए बैंकर या फिर ब्रोकर। वैसे तो बैंक वाले भी ये काम करते हैं। अगर आप बैंक वालों से नहीं कराना चाहते, देखो फ्री में कुछ नहीं करते, पैसे लेंगे आपसे, लेकिन अगर आप बैंक से नहीं कराना चाहते तो आप बेटा जी किसी ब्रोकर को अपॉइंट कर सकते हो जो आपके लिए ये काम करे। तो आप किसी ब्रोकर को अपॉइंट कर लो, किस लिए? टू हैंडल एप्लीकेशंस ऑफ शेयर, क्योंकि शेयर के लिए बाबू बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। इतना तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होगा ही कि जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो लोग शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास इतना खाली टाइम होगा कि आप वो देखो कि कौन शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है? द आंसर इज नो। तो इसलिए आप बैंकर या ब्रोकर को अपॉइंट कर दो। तो आपने 3 काम करे हैं, आपको शेयर इशू करने हैं, किसको इशू करने हैं? पब्लिक को। क्यों इशू करने हैं? क्योंकि इसके माध्यम से पब्लिक आपको पैसा देगी, जितने शेयर खरीदेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। सबसे पहले आप सेबी का अप्रूवल लोगे, फिर आप एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक को अट्रैक्ट करोगे, फिर आप बैंकर और ब्रोकर को अपॉइंट करोगे कि भाई जो जो लोग अप्लाई करें तुम उनकी एप्लीकेशंस को हैंडल करना। अब इसमें क्या झंझट है बेटा जी? अब सारी एप्लीकेशन ब्रोकर के पास आ जाएगी। कुछ गलत तो नहीं बोल रही? जहां आपको लगे कुछ गलत हो रहा है आप बीच में बता दीजिएगा। सारी एप्लीकेशंस किसके पास आ जाएंगी? ब्रोकर के पास। कोई क्लोजिंग डेट भी डालेंगे। हाँ जी बोलिए बोलिए। ब्रोकर कौन होगा? सिंपल एक आम आदमी होगा कि कोई? हाँ, एक ब्रोकर बेटा जी मिलते हैं बाजार में, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, ऐसे ही शेयर ब्रोकर भी होते हैं। उन लोगों का काम होता है ये,
अगर आप चाहो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर्स के नंबर आ जाएंगे जिन लोगों का ये काम होता है कि वो कंपनियों के लिए एप्लीकेशंस हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो हर बंदे को ही चाहिए ना। अब आप सोचो, हर कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो एप्लीकेशंस हैंडल करे, क्योंकि हर कंपनी एप्लीकेशन खुद तो हैंडल कर नहीं सकती है, क्योंकि और भी बतेरे काम होते हैं। तो ब्रोकर एक जॉब होती है, कोई भी बन सकता है। क्लियर है प्रीना? आगे बढ़े। चल उसके बाद क्या है बेटा जी, सारी एप्लीकेशंस किसके पास आ गई होंगी? ब्रोकर के पास। हमने क्लोजिंग डेट भी डाली होगी, भाई हर चीज में क्लोजिंग डेट होती है कि इसी दिन तक अप्लाई करें, इसके बाद एप्लीकेशन नहीं आएगी, ऐसा ही तो होता है। अब ये थोड़ी बोलूंगी कि जीवन में जब मन करे तब एप्लीकेशन दे देना, भाई दे देना अगले महीने की 10 तारीख तक। तो सारी एप्लीकेशंस अब किसके हाथ में आ गई होगी? ब्रोकर के हाथ में। अब एक बात बताओ, जब सारी एप्लीकेशंस आ गई जाती है, जब सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उसके बाद एप्लीकेशन की क्या स्टार्ट होती है? काउंटिंग। बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद एप्लीकेशंस की क्या स्टार्ट होती है? काउंटिंग। काउंटिंग क्यों स्टार्ट होती है? अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटा जी हमारा चौथा स्टेप होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, एक अल्फाबेट गलत हो गया हमारा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी सब्सक्राइब होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, टोटल एप्लीकेशंस सब्सक्राइब्ड, कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आनी चाहिए काउंटिंग में? कितने मार्क्स वाला पास होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पेपर में कितने मार्क्स वाला पास होता है उमंग? 35। 35, ठीक है। और हमारे यहाँ पास होता है बेटा जी, हमारे यहाँ 35 वाला पास नहीं होता, हमारे यहाँ है टोटल एप्लीकेशन सब्सक्राइब्स, जितनी एप्लीकेशन सब्सक्राइब हुई है should be equal to 90% of offered। 90% of offered मतलब कि जितनी मैंने ऑफर करी थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, 90% ऑफ ऑफर्ड। कितनी एप्लीकेशंस बिक जानी चाहिए? जितनी मैंने ऑफर्ड करी थी उसकी 90%, मिनिमम बता रही हूँ आपको, मिनिमम 90% बिक जानी चाहिए। सारी बिक गई तो फिर तो बल्ले बल्ले मजे आ गए, लेकिन मिनिमम 90% तो हो ही जानी चाहिए। अगर बेटा जी मिनिमम 90% ऑफ ऑफर्ड एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं हुई तो आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते। मैं रुक जाती हूँ, आप सोच लो क्या बोला मैंने। जितनी एप्लीकेशंस आपने ऑफर करी थी, जैसे मान लो मैंने एप्लीकेशंस निकाली थी 1 लाख, तो 1 लाख की 90% कितनी एप्लीकेशंस मेरी बिक जानी चाहिए? 90,000। 90,000। और अगर मेरी 90,000, अगर पब्लिक ने मेरी 90,000 एप्लीकेशंस नहीं खरीदी, मतलब 90,000 शेयर्स नहीं खरीदे, तो जो बिके हैं मैं वो भी अलॉट नहीं कर सकती, पैसा वापस कर दो। आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते, आप इतना समझ लो, आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो जब तक जितने शेयर्स आप इशू करना चाह रहे थे उसके 90% ना बिके। बिकेंगे तो बेटा 90 बिकेंगे, नहीं तो एक भी शेयर नहीं बिकेगा। इसे आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ये दीदी कहाँ लिखा है? बेटा जी ये सेबी का रूल है। अभी बताया था सबसे पहले स्टेप में आपको सबसे पहले किसके पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है? सेबी। परमिशन किससे ली थी? सेबी। तो सेबी ने जब परमिशन दी थी तो उसने ये बोला कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हो, बैंकर और ब्रोकर को भी अपॉइंट हो गया। उसके बाद जब सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो जितनी आपने ऑफर करी थी उसकी 90% बिक जानी चाहिए, मतलब टोटल 90। अगर दीदी 90% नहीं बिकी तो जिनके पैसे आ रखे हैं उनका क्या करेंगे? बेटा जी उनके पैसे चुपचाप वापस कर देंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि वापस तो पैसे करने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है 90%। तो मिनिमम 90% जब तक एप्लीकेशंस नहीं बिकती है तब तक नहीं बिकेंगी, तब तक शेयर अलॉट नहीं होगा। शेयर्स तभी इश्यू होंगे जब 90% एप्लीकेशंस टोटल अप्लाई हो जाएंगी। और जैसे ही 90% एप्लीकेशंस अप्लाई हो जाएंगी बेटा जी, आप खुद को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा लेना। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? इट इज शेयर बाजार। वर्ड सुना होगा, सुना सर, इट इज शेयर बाजार। तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हैंड डील होता है।
सेकेंड हैंड डील होती है सिक्योरिटीज। अब जिसको आप बेच रहे हो सकता है ना कल को उसको किसी और को बेचनी पड़े, तो इसलिए आपको पहले स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और फिर कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आप ध्यान से इसको देखो, ये आपके लिए आज का सबसे मेन टॉपिक है। आप समझ लो कि आप क्लास में आज इसी के लिए बैठे हो कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज पे, मैं आपको वापस लेके जाती हूँ, कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज पे कंपनियां क्या इशू करती हैं? शेयर्स। किसको इशू करती हैं? पब्लिक को। और शेयर के माध्यम से पब्लिक पैसा कंपनी में लगाती है। अब जब पब्लिक कंपनी में पैसा लगाएगी तो ये तो बड़ा रिस्की प्रोसेस है। कल को कंपनी भाग गई तो, फ्रॉड हो गया तो, कुछ भी हो सकता है भाई। किंगफिशर भाग गई, नीरव मोदी की भाग गई है, कोई भी कंपनी भाग जाएगी। तो इसलिए इतने बड़ी बड़ी हस्तियों की कंपनियां भाग गई तो बड़ा सोच समझ के पैसा लगाना पड़ता है। तो इसलिए जब कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं पब्लिक को, तो प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले सेबी का अप्रूवल, डन। सबसे पहले सेबी सारी चेकिंग करेगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या प्रोसेस है। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक को अट्रैक्ट करोगे। एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या इशू करोगे? प्रोस्पेक्टस। फिर आप बैंकर या ब्रोकर को अपॉइंट करोगे जो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको हैंडल करेगा, बिकॉज यू आर वेरी बिजी। आप तो कंपनी के मालिक हो भाई, तो आप तो बहुत बिजी हो, आप पे कहाँ इतना टाइम है। तो फिर वो सारी एप्लीकेशंस को हैंडल करेगा। उसके बाद काउंटिंग होगी। काउंटिंग में मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं है तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो। अगर मिनिमम 90% शेयर बिक जाते हैं तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार में अपना शेयर रजिस्टर्ड कराओगे, जो कि सेकेंड हैंड डील होती है सिक्योरिटीज, और लास्ट में शेयर अलॉट कर दोगे। और शेयर अलॉट किसको करोगे? जिसने शेयर खरीदा है भाई, उसी को तो अलॉट करूंगी। जिसने भी शेयर खरीदा है उसको शेयर अलॉट हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बेटा जी, शेयर के लिए अप्लाई कर देने से शेयर मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पूरा प्रोसेस होता है। अगर कंपनी को भी पब्लिक से पैसा लेना है तो पूरा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आपने बस सोचा रात को अरे सुबह मैं शेयर इशू करूंगा और पब्लिक से पैसा ले लूंगा और फिर कहीं भाग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आपको पहले सेबी पे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, फिर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, फिर बैंकर या ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर काउंटिंग होगी कि आपके 90% बिके कि नहीं। अगर 90% नहीं बिके तो जो बिके उनका भी पैसा वापस करना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप अगर 90% हो गए तो आप स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर्ड कराओ शेयर्स को, जहाँ पे सेकेंड हैंड डीलिंग होती है, विच इज कॉल्ड एज शेयर बाजार। और फिर लास्ट में आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, और जैसे आप शेयर अलॉट करोगे आपके पास पब्लिक का पैसा आ जाएगा। जैसे आप शेयर अलॉट करोगे आप पब्लिक से क्या रेज कर लोगे बेटा जी? funds will be raised from public। और फंड्स कहां से रेज हो जाएंगे? पब्लिक से। अब हम 2 मिनट रुके, आप बताइए कोई क्वेरी है तो, आराम से टाइम लो और बताओ। हाँ जी बोलिए दी, बेटा। जो ऑफर्ड एप्लीकेशन है वो कंपनी डिसाइड करती है उसे कितनी रखनी है? हाँ जी, आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कितने शेयर्स बेचने हैं। ये तो आपको बताना पड़ेगा ना बेटा जी। जब आप पब्लिक को कहोगे कि शेयर्स के लिए अप्लाई करो तो बताना पड़ेगा ना कि कितने शेयर्स हैं आपके पास, आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितने? दी हाँ जी, दी जैसे हमारी काउंटिंग कौन करेगा कि 90% हो गए हैं कि नहीं है? ब्रोकर। बैंकर और ब्रोकर्स मिलके काउंट करेंगे कि 90% दी है कि नहीं। दी ऐसे तो ये फ्रॉड भी कर सकते हैं कि 90% से कम हो और उनको बता दे कि 90% ही है। नहीं, फिर तो आरओसी चेक, अभी आप स्टेज 4 पे नहीं पहुंचे ना, स्टेज 4 पे आरओसी चेक करेगा ना। अभी तो स्टेज 3 हुई है, आपने शेयर्स अलॉट कर दिए। इसके बाद आएगी स्टेज 4 जिसमें आरओसी चेक करेगा कि 90% हुए भी है कि नहीं हुए। अभी तो आपने अपना काम कर दिया, अभी चेकिंग का काम बचा है। ठीक है दीदी। अभी मैंने आपको स्टेज 3 पढ़ाई है बेटा जी। स्टेज 3 में मैंने आपको ये बताया है, ये देखो, कैपिटल सब्सक्राइब कर लिया आपने पब्लिक से पैसा ले लिया और आपने ये कर दिया कि 90% शेयर हो गए हैं। अभी मेरी स्टेज 4 आएगी।
और स्टेज 4 का नाम है, क्योंकि कंपनी टोटल कितनी स्टेजेस में बनती है तरंग? 4। ये तो मैंने आपको डे 1 बता दिया था कि कंपनी टोटल कितनी स्टेजेस में बनती है? 4। अब आएगी मेरी आखिरी स्टेज, यही तो मेरा हुक्म का इक्का है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस शुरुआत करने की परमिशन तब दी जाएगी जब आरओसी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन को चेक करेगा। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन को आरओसी चेक करेगा। अब दीदी क्या सबूत है कि आरओसी ने चेक करा कि नहीं करा? ये कैसे पता चलेगा कि करा कि नहीं करा? इसके लिए बेटा जी आरओसी इसके बाद आपको एक इशू करेगा। क्या इशू करेगा? दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ, एक और सर्टिफिकेट आपको लेना है अभी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एंड व्हाट डू यू मेंट बाय सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? कि जाओ अपनी कंपनी खोल लो, ऐश करो। ये सर्टिफिकेट आरओसी ने आपको अब दिया है, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट्स लेने हैं। वो तो लेना ही है रजिस्ट्रेशन वाला, वो तो सबको लेना है, लेकिन पब्लिक कंपनी यहां जाके बनती है। पब्लिक कंपनी तब फॉर्म्ड होती है जब उसके पास दोनों सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो स्टेज 2 के बाद मिलता है, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो स्टेज 4 के बाद मिलता है, जब आरओसी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन को चेक करता है, पूरा शेयर बाजार की मार्केट को चेक करता है कि आपके शेयर आपने सही से इशू करे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कहीं ज्यादा होशियार बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो आप। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आरओसी आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और इसके बाद ही आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो पब्लिक कंपनी 4 स्टेप में बनती है और प्राइवेट कंपनी 2 स्टेप्स में बनती है। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, पर पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए, दोनों चाहिए। दिस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जिसे पढ़ने में 2 दिन लग गए, उसे बनाने में कितने दिन लगते होंगे? यहां से नोट करो और साथ साथ क्वेरीज भी पूछिए, लीजिए। इश्यू नहीं करोगे आप, पब्लिक कंपनी कैसे बनोगे? पब्लिक कंपनी होती ही वही है जो शेयर इशू करती है। तो अगर आपको शेयर इशू नहीं करने, फिर आपको पब्लिक कंपनी बनना क्यों है? प्राइवेट ही रहो। पब्लिक आप प्राइवेट ही रहोगे तब तक जब तक आप शेयर इशू नहीं कर रहे। फिर आप जब शेयर इशू करोगे तब आप पब्लिक कंपनी बनोगे। और पूछ लो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन दिमाग में हो, कोई डाउट हो? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, याद रखना सारी बातें, फिर कैपिटल सब्सक्राइब और लास्ट में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में एंड हो जाएगा, बस ऑलमोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट कर देंगे ट्यूसडे को। ये जो सेबी होते हैं वो वही सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जो हमने सेकंड स्टेज पे बनाए हैं ना? इसके डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं बेटा जी, वो हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमारा टॉपिक ये नहीं है ना कि शेयर कैसे इशू होते हैं। तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपका डिटेल में टॉपिक आएगा शेयर्स कैसे कैसे इशू होते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि सेबी का अप्रूवल कैसे मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है, बट अभी फिलहाल हमने यही एंड कर दिया कि हमें सेबी का अप्रूवल लेना होता है। सेबी अपनी पूरी चेकिंग करेगा अप्रूवल देने से पहले।
डन ये वाला पेज। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जिसको जो भी डाउट्स हैं बोल दीजिए।